क्वेश्चन 1 शानदार क्वेश्चन है, सिंपल है, जेई का बिल्कुल सिग्नेचर क्वेश्चन है, समथिंग विच इज वेरी वेरी टिपिकल अबाउट आईआईटी जेई, कि आपकी पहचानी भी कोई चीज लेंगे, कंसेप्चुअली उसका बेसिक शिफ्ट कर देंगे। अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ रखा है तो आप भी उसके साथ साथ शिफ्ट हो जाएंगे, अदरवाइज वो पूरा स्ट्रक्चर आपके ऊपर धड़ाम से गिरेगा। आप देखें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और रट्टुओं का काल है ये। क्या है, देखिए, if the distribution of molecular speeds of a gas is as per the figure shown, then the ratio of most probable the average and the RMS speeds is। अब आप देखिए, गैसियस स्टेट में एनसीईआरटी में लोगों ने रट रखा होता है कि ये मॉलिक्यूलर स्पीड्स का रेशियो है, लेकिन जो चीज उन्होंने शायद साथ में रटी नहीं होती है वो ये कि वो तब है जब बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने बदल दिया। प्रकृति में है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये है डिस्ट्रीब्यूशन तो अब बताओ क्या होगा। अब आप देखें कंसेप्चुअली क्या है, कंसेप्चुअली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होती है, कंसेप्चुअली जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो होती है सॉरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो होती है जहां पे ये पीक आता है, तो पीक वाली स्पीड जो है ये है मोस्ट प्रोबेबल। अच्छी बात है। इसके अलावा थोड़ा सा हाथ खसक गया पर आप उसे बीच में माने, बिल्कुल बीचों बीच, है ना। यही नहीं, अगर आप बीचों बीच में इधर उधर देखें तो आप पाएंगे कि ये ग्राफ जो है ये रीजनेबली सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन। इसका मतलब अगर आप मीन वेलोसिटी देखेंगे, जैसा ये इधर है हूबहू वैसा इधर है। इसका मतलब एवरेज डॉट इस बीच पर आएगा। इसका मतलब जो डायरेक्ट मीन वेलोसिटी लेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, वो डॉट इतनी ही आएगी। अरे तो मीन वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल यहां पर सेम है। हां जी, आपने जो रट रखा है वो ग्राफ दूसरा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सब एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन आ गए। हाँ तो मालिक, अगर आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन समझ रहे हैं इनको तो आपके सारे गलत हो जाएंगे, आप माइनस माइनस लाकर पूरा आनंद लेंगे, है ना। तो ये जिनको कुछ समझ नहीं है केमिस्ट्री की उनको ये एनसीईआरटी का लग रहा होगा, पर ये किसी भी सूरत में एनसीईआरटी का नहीं है, है ना। ये बहुत बड़ा धोखा है। ये यही खूबसूरती है जो जेईई एडवांस्ड को जेईई एडवांस्ड बनाती है। देखिए, तो आपके पास 1:1 यानी कि मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज, ये तो 1:1 सेम आ गए। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस कैसे देखेंगे, आरएमएस भी ये दो बराबर हो गए, तीनों बराबर कर दे, नहीं कंट्रोल करिए। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आप कह सकते थे कि अगर कोई भी एक, जैसे मान लीजिए यहां देखते हैं आप, ये दो स्पीड्स हैं, ठीक है। मान लीजिए ये V1 है और ये V2 है। V1 और V2 का जो मीन है, हाउ मीन, वो तो यहां पर है, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये V है और V1 जो है V माइनस एक्स है और ये V प्लस एक्स है। अगर सिर्फ दो पार्टिकल्स होते V1 और V2, इनकी हमें आरएमएस स्पीड निकालनी होती तो कैसी होती, V RMS would have been रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2, बाय डेफिनेशन इतनी हो जाती। और ये कितना है, ये है रूट ऑफ V प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस V माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो बड़े प्यार से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। गौर फरमाइए, अगर मीन वेलोसिटी इतनी ही होती तो ये कितना, ये रूट ऑफ V स्क्वायर, दिस इज डेफिनेटली मोर देन रूट ऑफ V स्क्वायर। रूट ऑफ V स्क्वायर यानी कि V क्या था, V थी मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, और ये कितना है, ये उससे कुछ ज्यादा है। तो आरएमएस स्पीड बाय डेफिनेशन है ही इस टाइप की, क्योंकि वो स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं जोड़ने के पहले, तो वो हमेशा एवरेज से ज्यादा ही आएगी। कितनी आएगी, जितनी भी आएगी। आप देखिए ऐसी एक ही ऑप्शन है, कौन सी, बी, स्वाहा, हो गया बी, दैट्स इट। एंड द सेकंड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एस ब्लॉक और कार्बन फैमिली मिलाकर एक तरह से
Which of the following liberates oxygen on hydrolysis? क्लासिक क्वेश्चन। जिन बच्चों ने हमारा शॉर्ट रिवीजन कोर्स किया था, सुपर रिवीजन कोर्स 15 डेज इनऑर्गेनिक वाला, या वो 25% स्कोर बूस्टर, सारे रिएक्शन हमने और पूरा ये कंसेप्ट हमने वहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। सेम क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। आप देखें, अगर इसमें हम पानी डाल देंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब आप इसमें पानी डाल दें, तो रेड लेड में पानी डालेंगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कुछ नहीं होता। परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स में पानी डालेंगे, हाँ ये बहुत मजेदार है। क्या होगा इनमें? अगर ठंडा ठंडा पानी डाल दें आप इनमें, तो परऑक्साइड्स बड़े प्यार से, मैं आपको जो गलत ऑप्शन है वो भी पूरी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी किस्म का भ्रम न रह जाए। ये NaOH बनेगा, ये देखिए, और यहां पर KO2 प्लस 2H2O, आप देखेंगे ये देगा 2 टाइम्स KOH प्लस H2O2, और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत सारी एक्स्ट्रा है इसलिए इसमें आ जाएगी O2। आप गैस भी कर सकते थे, पर और पर के भी ऊपर सुपर ऑक्साइड है। अब सुपर ऑक्साइड है तो इसमें तो ग्लैमर अलग लेवल का है। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे इसमें ज्यादा मजे से O2 क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है भाई, परऑक्साइड भी है, सुपर ऑक्साइड भी है, मामूली ऑक्साइड भी है। O2 कौन देगा? जिसके पास हद से ज्यादा ऑक्साइड है। हद से ज्यादा किस में है? पर से अच्छी सुपर में। हाँ, तो सुपर से ही अगर एक ही चुनना था तो सुपर से ही निकलवा दो। एक बहुत ही अंधा ब्लाइंड गैस है, अदरवाइज रिएक्शंस आपके सामने ये रहे। वाह, काफी खतरनाक लुक्स हैं क्वेश्चन की। अगर आप देखें, एक बार पढ़िए से चैन से, मैं हट जाता हूं आपके सामने से, तसल्ली से देख लीजिए, एंड जैसे जैसे हम इसको पढ़ के सॉल्व करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। आपके रेफरेंस के लिए ये स्लाइड है, और एक बार मैं आपके साथ पढ़कर आपको सॉल्व करके ये दिखाता हूं। अ कलरलेस aqueous solution contains 2 metals। अच्छा, जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे ना तो ऑर्बिट्स के 4-5 टुकड़े कर लेने चाहिए। हर टुकड़ा पढ़ पढ़ के लिखते जाइए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पर है, अ कलरलेस aqueous solution contains nitrate of 2 metals X and Y। मेरे पास X है और मेरे पास Y है, ये मेटल्स हैं और मेरे पास इनके नाइट्रेट्स हैं। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, और ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, तो मस्त घुले हुए हैं, और ये कलरलेस हैं और ये एक्वस हैं। बहुत खुशी हुई जान के। और फिर क्या किया हमने? इनमें नमक डाला, ठीक है, और जब उसमें हमने NaCl डाला, प्लीज नोट NaCl डालकर कुछ पीपीटी आ रहा है, आपको याद होगा ना, तो नाइट्रेट के साथ सोडियम प्रेसिपिटेट करेगा, और अगर कुछ पीपीटी आ रहा है तो क्लोराइड जरूर X या Y के साथ पीपीटी कर रहा होगा। अ व्हाइट पीपीटी वाज फॉर्म्ड। वाओ, तो वी हैव अ व्हाइट पीपीटी। खुशी भी जानकर। इसमें कौन है हमें नहीं पता, जाने X हो जाने Y हो, चाहे दोनों हो, पर कोई तो होगा। यहां तक देखिए हम पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। दिस प्रेसिपिटेट was found to be partly soluble in hot water। अच्छा, तो हमने इसमें हॉट वाटर डाला, वाटर तो पहले था, उसे उबाल दिया, तो वो पार्टली सॉल्युबल है, नालायक पूरा नहीं घुला है, कुछ अंश घुला है उसका। टू गिव अ रेजिड्यू P, अ रेजिड्यू मतलब जो घुला नहीं बच गया P, एंड अ सॉल्यूशन Q, आखिर Q। यहां तक हो गया। आप देखिए, हम इस तरह से नोट करते आ रहे हैं कि हमने जब एक बार लिख लिया है तो दोबारा पढ़ना नहीं होगा, है ना। द रेजिड्यू P was soluble in aqueous ammonia। अच्छा, एक बात ये देखिए, यहां पर आते ही एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि व्हाइट पीपीटी के 2 हिस्से हैं, P और Q। इसका मतलब 2 चीजें हैं उस पीपीटी में, एक अकेली चीज नहीं है। एक अंश ऐसा है जो उबालने पर पानी में घुल जाता है, और कुछ ऐसा है जो नालायक नहीं घुलता, पीपीटी में पड़ा रहता है। नाइट्रेट के साथ तो वैसे किसी का पीपीटी होना नहीं था, तो हो ना हो ये दोनों पीपीटी क्लोराइड्स के साथ हुए हैं। और अगर दोनों पीपीटी क्लोराइड्स के साथ हुए हैं तो क्लोराइड के साथ इनसॉल्युबल कौन है? अगर आप याद करें, क्वालिटेटिव के ग्रुप 1 एनायंस, कैटायंस, सिल्वर, मर्क्यूरस और लेड। तो हो ना हो सिल्वर, मर्क्यूरस और लेड, इनमें से ही कोई 2 कैटायंस यहां पर हैं। क्या हॉट वाटर में किसी का क्लोराइड सॉल्युबल होता है? हां, कौन होता है? लेड। अगर आपको याद है तो हो ना हो ये पक्का PbCl2 एक्वस है,
और आगे देखें, हॉट सॉल्यूशन ऑफ Q गिव अ येलो पीपीटी विद KI। जय हो। KI डालेंगे तो PbI2 गोल्डन येलो पीपीटी आ भी जाता है। क्या बैठ रहा है? ये बिल्कुल बैठ रहा है। क्यू हो ना हो, लेड का क्लोराइड है, तो एक लेड के आयंस तो उसमें है ही। और रेजिड्यू P वो सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, इसमें एक्वस अमोनिया डाल दी और ये घुल गया। अगर लेड यहां थी तो P या तो सिल्वर होता और या मर्क्यूरस होता। किसमें? क्लोराइड में। क्या आपको पता है कि अगर मर्क्यूरस क्लोराइड में अमोनिया डालें तो वो सफेद पीपीटी ब्लैक हो जाता है। अच्छा, और अगर AgCl में डालें तो वो घुल जाता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसका मतलब ये तो घुल गया, हां जी, तो ये मर्क्यूरस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कौन बचा? सिल्वर। तो यानी कि एक्स और वाई कौन है? ये नहीं है, एक सिल्वर और एक लेड इनमें से हैं। और प्रश्न में कैटायन और टाइम भी नहीं पूछे, सिंपल पूछा है कि मेटल्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर, कौन है वो बेचारे मेटल, मासूम मेटल्स कौन से हैं? वो सिल्वर और लेड हैं। आप देखें, थायोसल्फेट की हमें जरूरत नहीं पड़ी, पर अगर ले लेंगे तो हां, क्या सिल्वर थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। मैं दोनों कॉम्प्लेक्स एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। अमीन कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बनता है AgS2O3 होल ट्वाइस 3 माइनस। ये भी कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, ये भी कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। और ये बहुत टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है सिल्वर क्लोराइड की भी, जो यहां पर है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड की भी होती है, जो फोटोग्राफी वगैरह में काम आता है, हाइपो में घोल घाल के देखते हैं, सेम यही कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें भी। अच्छे रिएक्शंस हैं, सरल हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, दिस लुक्स गुड। न्यूमैन प्रोजेक्शंस PQ, R and S are shown below। ठीक है, which of the following options represents the identical molecules। आपको 4 न्यूमैन प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं। जेई का ये पेपर बड़ा एक्सेप्शनल रहा है। जेई ने कम से कम 15 साल तक स्टीरियो आइसोमरिज्म को बंद डब्बे में डाल के रखा। हार्डली एक क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन स्टीरियो से आता था, अदरवाइज नहीं आता था। इस बार जेई ने जब खजाने के द्वार खोले तो सब लुटा दिया। इस बार स्टीरियो के प्रोजेक्शन फॉर्मूले, सबसे टिपिकल पोर्शन है, जो रट के या ट्रिकरी से करना बड़ा मुश्किल है, जिसमें एक्चुअली आपको 3D विजुअलाइजेशन चाहिए, जिसमें दम लगता है, जिसके कारण बच्चे स्टीरियो को थोड़ा सा टफ मानते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग खर्च होता है, रट के नहीं आता है। जेई ने उससे 2.5 क्वेश्चन पूछे हैं। 2 क्वेश्चन तो एक्सक्लूसिव स्टीरियो के हैं और एक में स्टीरियो के साथ कंबाइन करके और एक खतरनाक क्वेश्चन बना के दूसरे चैप्टर से मिक्स करके पूछा है। एक पहले तो इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बना रखे हैं। आपको याद है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन क्या होते हैं? हाँ, शायद कुछ कुछ। कैसा था ये जो बना हुआ है? इसमें आप देखें, जो वाई और उल्टे वाई के जो ढांचे हैं, ये क्या, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रंट कार्बन, और उसके पीछे जो है ये गोले में ऐसे बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है रियर कार्बन, जो उसके पीछे है, और ये एक के पीछे एक इस तरह से लगाया हुआ है। अच्छा, तो ऐसे लगाया हुआ है कि ये फ्रंट एटम है और ये पीछे वाला एटम है। न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, इनको एक के ऊपर एक रख दिया तो ये दिखते ऐसे हैं, इस तरीके से। मतलब बिल्कुल एक के पीछे एक रख के हम ऐसे देख रहे हैं, तो जो बीच वाले 2 कार्बन हैं वो एक के पीछे एक आ गए, और यानी उनका बॉन्ड हमें अलग से नहीं दिख रहा है। और फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, पीछे वाले के 3 दिख रहे हैं, और फ्रंट और बैक बीच में जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे वो एक के पीछे एक आ गया, तो वो हमको नहीं दिख रहा है। ये मतलब है न्यूमैन प्रोजेक्शन का। मैं आपको याद दिला दूं। अच्छा, तो यहां पे क्या करना होगा? यहां पे आपको पहले तो चेक करिए, अक्सर लोग कायरल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कुछ कायरल है क्या इसमें, देखते हैं, और है नहीं है कोई भी, अपने को तो एक बार इनको ढंग से पहचानना है और ड्रॉ करना है। पूछा है कि कौन से आइडेंटिकल हैं। अच्छा, तो आइडेंटिकल देख लेते हैं कौन से हैं, लेट्स सी। एक बार पूरा ओपन करके इनको बनाते हैं, क्योंकि एक के पीछे एक जब लुका छुपी का खेल होता है, इसमें फील कम आती है। मेरे पास यहां है CH3 और इथाइल। तो P अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास है CH3 और इथाइल का मतलब CH2 CH3, इस तरह से। ये फ्रंट कार्बन था,
फिर ये जुड़ा है पीछे के कार्बन से जो मैंने यहां लिखा, और उससे जुड़ा है OH, CH3 और CH3। पीछे है OH, CH3 और CH3। तो ये मैंने P ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही QRS भी ड्रॉ करते हैं। आइए फटाफट करते हैं। आखिर Q फ्रंट कार्बन से क्या है? फ्रंट कार्बन में मेरे पास है H, C2H5, C2H5 मतलब CH2, CH3 है, एक यहां पे CH है। ये C कौन सा है? ये सेंट्रल वाला C है, ये फ्रंट वाला है ना। और साथ में है मेरे पास C, CH3, CH3, OH। अच्छी बात है। पीछे क्या है? पीछे है CH2। क्यों? ये H और H जो पीछे हैं ये CH2 के हैं, और CH3 ये है Q। आखिर Q मजेदार है। ऐसे ही R और S बनाने होंगे। बहुत टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आपको समझा के बता रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आपका अभ्यास है तो फटफट फटफट बन जाएंगे, पर हां फिर भी कुछ समय तो लगेगा ही सही। आइए R को देखते हैं। R में क्या है? सिमिलर है, CH3, CH3, OH, और फिर पीछे CH, CH2, CH3, CH2, CH3। जो इथाइल दो रखे हैं, ये इथाइल इथाइल इस तरह से आ गए हैं। गौर फरमाइए, एक भी कार्बन एटम कायरल नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर में। R बना लिया हमने। S की बारी है। CH3, CH2 ये, और पीछे वाला कार्बन है उसमें C, OH, CH2, CH3 इथाइल, और यहां है CH, CH3, CH3। इस तरह से है, ये S है। और हमें P, Q, QS, QR, RS इनको मैच करने को बोला गया है। P की मैचिंग सिर्फ Q से है। तो देखते हैं क्या P और Q सेम है। OH जहां से जुड़ा है उस कार्बन के पास 2 मिथाइल हैं, आप देखिए, और यहां OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 मिथाइल हैं। ठीक है। फिर ये कार्बन था क्वाटरनरी कार्बन। अच्छा, यहां पे भी यही है वैसे ही, क्वाटरनरी कार्बन, मिथाइल मिथाइल OH, मिथाइल मिथाइल OH, ये जिससे जुड़ा है। अब ये कैसा है? यहां पर C है और यहां पर CH है। तो क्या P और Q हुबहू एक जैसे हैं? नहीं, P और Q एक जैसे नहीं है, तो A गलत है। Q और S, Q और R, अच्छा, तो Q को R और S से भी मैच करना है, और फिर R और S को आपस में भी मैच करना है। देखते हैं क्या होता है। Q और R, देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मजे से OH पहचान में आता है। OH के साथ 2 मिथाइल, OH के साथ 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाजू में CH, उसके बाजू में CH, CH के साथ इथाइल और इथाइल, CH के साथ इथाइल और इथाइल, ये तो सेम है। हाँ, तो Q इज सेम एज R। Q और S भी देख लेते हैं। Q सेम एज OH, मिथाइल मिथाइल, यहां पे कुछ है, यहां पर है कार्बन के साथ OH, और OH जिस कार्बन से लगा है, क्या उसमें 2 मिथाइल और हैं? नहीं, उसमें इथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल लगे हैं। और बाबा, इथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल, दैट्स प्रीटी अगली। तो वो तो सही नहीं है बिल्कुल। तो Q और R सेम ही हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू S, सो ऑब्वियसली R ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू S। और वो तो होना ही था। अरे सिंगल करेक्ट आंसर है भाई, और क्या 2 थोड़े कर लोगे? सही है, तो करेक्ट आंसर इज C। कैसा क्वेश्चन था? इट्स नॉट वेरी टफ, लेकिन हाँ थोड़ा लंबा तो है, और ध्यान से ढंग से करना होगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सुखद है, आसान है, खूबसूरत नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। बेसिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। क्या है ये? आइए देखिए। इट सेज which of the following structures has the IUPAC name 3-ethionyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ionoic acid। बाप रे, पहले तो आप पेरेंट चेन देखिए। हेक्स
इनायनोइक एसिड, तो कार्बन चेन में 6 एटम होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। कार्बन चेन देख लीजिए, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4, ये 5 और 6 ऐसी हो सकती थी। 6 कार्बन है, हाँ। यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6 और है 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से 6 कार्बन है, ठीक है। बोला है 3 इन 5 आयन, 3 पे इन, इसमें 3 पे इन है, हाँ। इसमें भी 3 पे इन है, हाँ। इसमें भी 3 पे इन है, हाँ। और इसमें भी 3 पे इन है, हाँ। 5 पे आयन, यस। 5 पे आयन, यस। 5 पे आयन, यस। और 5 पे आयन, यस। तो ये हेक्स 3 इन 5 आयनोइक एसिड, तो ये नालायक सारे के सारे ही हैं। अच्छी बात है। अब प्रीफिक्स देखते हैं, 3 इथाइनाइल। इथाइनाइल क्या होता है? ये HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये इथाइन से होगा ना, इथाइनाइल। 3 नंबर पे लगा है, पर यहां तो 3 नंबर पर इथाइल लगा है, तो ये गलत है। यहां 3 नंबर पर इथाइनाइल लगा है, हाँ ये तो है, ठीक। यहां 3 नंबर पर मिथाइल लगा है, तो ये भी गलत है, नॉनसेंस। यहां पर 3 नंबर पर इथाइनाइल लगा है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल है। अच्छा, 2 हाइड्रोक्सी है, हाँ। यहां 2 हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल। और 4 पे मिथाइल है, हाँ यहां है। और 4 पे मिथाइल है, यहां 4 पे इथाइल है। तो करेक्ट आंसर एक ही बचता है और वो है दिल्ली टी। एंड अ ब्यूटीफुल वन, खतरनाक है ये। कैसा? आप देखें, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी इरिथ्रोज। सुनने में लगता है कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। is shown here, D erythrose and its isomers are listed as P, Q, R and S in column 1. ठीक है, choose the correct relationship of P, Q, R and S with D erythrose from column 2. अब आप ये देखें, इसमें मल्टीपल मैचिंग टाइप है। वैसे बहुत टिपिकल प्रॉब्लम आप देखें, 4 वेज डैश नोटेशंस दे रखे हैं, डबल कायरल सेंटर्स वाले। इन सबको सेट करके देखना है कि कौन 5 में से मैच करता है, नहीं करता है। इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल और प्लेजेंट एक्सरसाइज। लेकिन आइए देखते हैं। पहली बात तो जब इस तरह की ऑप्शन दी होती हैं तो आपको कुछ चीजें ट्रैक करनी आनी चाहिए कि भाई चारों के चारों ये पी क्यू आर एस सॉल्व करे बगैर भी हो सकता है क्या? शायद हो सकता है। कैसे? आइए एक बार एक कोने से करना शुरू करते हैं और फिर पता लगेगा। वैसे आप देखिए, ए में P2 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 दे रखा है और बी थोड़ा सा अलग दिख रहा है, P3, है ना। तो पहले P चेक कर लेते हैं। अगर वो गलती से 3 निकल गया तब तो बी आंसर है और कुछ चेक नहीं करना ही नहीं है ना। लेकिन अगर वो ऐसा ना निकला और मोस्ट प्रोबेबली नहीं निकलेगा तो फिर हमें बाकी चेक करने पड़ेंगे। जैसे इसी में देखिए 2 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 3। आइए पहले पी चेक करते हैं है कैसा। जो पी क्यू आर एस हैं सबसे आसान काम है, इनके फिशर्स प्रोजेक्शन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे आइए मैं बना के दिखाता हूं आपको। CHO यहां पर है, OH अच्छी बात है, H ये है। इसको अगर हम घुमाएं, इस तरह से घुमा लें तो ये क्या जाएगा? ये आएगा CH2OH। और जब पूरा ऐसे 180 डिग्री घुमाएंगे तो आप देखिए जो बाहर थे जब वो घूम के जाएंगे तो अंदर हो जाएंगे, जो अंदर थे वो पूरा घूम के आएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। तो OH अब आप ध्यान दें बाहर हो जाएगा और H अंदर। क्यों कर रहे हो ऐसा? इसलिए कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का ही बनता है। ये स्टैगर्ड दे रखी थी, मैंने इससे पहले एक्लिप्स्ड में चेंज किया है। अब ये मॉलिक्यूल आ गया, देखिए ये OH यहां है, एक H अंदर है। इस तरीके से मान लो ये जो बीच में है ये बोर्ड का प्लेन है, एक बाहर एक अंदर ऐसे है, इस तरह से बने हुए हैं।
और मुझे फिशर बनाने के क्या करना होगा, मुझे यहां से देखना है या इनको उठाकर ऐसे आपके सामने ला देना है। ये मॉलिक्यूल ऐसा है, मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो आप देखिए जब मैंने ऐसे रखा है तो जो बाहर था वो आ गया राइट साइड में, जो अंदर था वो आ गया लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट और राइट आना शुरू हो जाएगा, क्या बन जाएगा, और यहां बना के देखते हैं। OH 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 HH, ये CHO और ये CH2। अरे वाह, ये क्या बन गया, जी हां P, अगर आप गौर फरमाएं ये तो आइडेंटिकल निकल आया। अच्छा, अगर वो आइडेंटिकल है तो बी तो आंसर नहीं है। हां जी, अब वो नहीं है, लेकिन अपने पास बच गए A, C और D। अच्छा, अब आप देखिए Q3 Q3 Q1 R2 R1 R3, तो R को मत देखिए, क्यों, या R को देख सकते हैं। R को अगर देखेंगे तो R जैसे ही कुछ आएगा, R का आंसर 2 1 या 3 तुरंत सेट हो जाएगा, या S 1 2 3, R या S में से किसी एक को देख लीजिए। क्यों, Q अगर गलती से 3 आ गया तो फिर कंफ्यूजन होगा A और D के बीच में, R या S को देखते ही आंसर आ जाएगा। किसको देखना चाहते हैं आप, S आसान दिख रहा है, क्यों, वो ऑलरेडी एक्लिप्स्ड में ही दिया हुआ है। अच्छा, तो जैसे ये बनाया था, आप देखो S वैसा ही है, कैसे, आप देखो यहां H और OH अंदर हैं, उठा के ऐसे रख दो, बस खाली इमेजिनेशन में मॉलिक्यूल को बस ऐसे देखना है, दैट्स इट, इट इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन। तो आप देखें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHO, ये ऐसा था, इसको ऐसे किया है, तो जो फ्रंट में H थे वो यहां आ जाएंगे, जो बैक में OH OH थे वो यहां आ जाएंगे, और CH2OH जो बचा कुछ है उसको यहां ढक दिया जाएगा। ये S है बाबू, ये P था। गौर फरमाएं, इसकी इससे तुलना करें, कैसा है, जस्ट मिरर इमेज है। वाह, ये इनैंशियोमर है, जी हां। S क्या है, S3 है, तो S3 हो गया। अच्छा, और P2 हो गया, बिल्कुल, तो सी आंसर आ गया, कंफर्म्ड आ गया। अरे Q और R तो चेक ही नहीं करे आपने, आंसर आ चुका है, एग्जाम में इतना करना काफी है। फिर भी दिल की तसल्ली करना चाहते हैं तो मैं आप चाहें तो R करके एक बार दिखा देता हूं, आइए देख लीजिए, ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए और क्रॉस चेकिंग भी हो जाए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो आप R को चेक करके देख सकते हैं। कैसे, आइए करके दिखाता हूं। R स्टैगर्ड दी है, इसे क्लिप्स बनाएंगे, कैसे, आपके पास है CHO OH और H, यहां पर बाहर आ जाएगा H। एक मॉलिक्यूल आपने बना लिया, उसके बाद धड़ाधड़ बनेंगे। आप ये देखें, यहां OH और H एक साइड में है, तो जब आप इसे उठा के रखेंगे, CHO CH2 OH, इस साइड में H OH आया, ये वाला इधर गया, तो नीचे वाला H है, यहां OH है तो यहां H है। ओ माय गॉड, क्या हो गए, दीज आर डायास्टीरियोमरिक। ये ना आइडेंटिकल है ना एनैंशियोमर है, ये डायास्टीरियोमरिक है। R के साथ 1 आएगा, R इज 1, वेल डन, देयर वी आर, कंफर्म भी हो गया। द करेक्ट आंसर मस्ट बी C। हमने PQRS में आधा ही काम करके निकाल लिया था, और करके थोड़ा बहुत चेकिंग भी कर ली, अब बहुत हो गया, आगे चलते हैं। ये थे पहले 6 क्वेश्चंस, कौन से, ये सिंगल करेक्ट आंसर्स थे। And there comes question number 7, and this comes from thermodynamics. In thermo, the PV work done is given by work done is integral minus P external dV, minus P external dV. For a system undergoing a particular process, the work done is, और dV तो वैसे का वैसा ही है, और P एक्सटर्नल के स्थान पर एक बड़ी मनोरंजक सी इक्वेशन लिखी हुई है, और बोला है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू a system that satisfy the van der Waals equation of state. My God, क्या हम van der Waals इक्वेशन की बात आ रही है? आइए देखते हैं van der Waals इक्वेशन कैसी होती है। वो होती थी P प्लस A अपॉन V बार स्क्वायर, V बार माइनस B इज इक्वल टू RT। अच्छा, और ये सिस्टम का प्रेशर P होता है, गैस का, तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V बार माइनस B माइनस A अपॉन V बार स्क्वायर,
V बार होता है V अपॉन N, जिसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छी बात है। अब यहां पर एज सच जो चर्चा हो रही है वर्क की और ये सब, यहां पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग V बार होना चाहिए था, मोलर वॉल्यूम होना चाहिए था, या तो सब कुछ पर मोल में कर लिया गया है ना, या ये जो V है यहां लिखा नहीं है साफ साफ, पर मोलर वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ये मान लें, आई रिपीट, कहीं साफ साफ लिखा नहीं है, हमें ये बेशर्मी से मानना पड़ेगा। अगर हम मान लें तो ये RT अपॉन V माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये तो दिख रहा है कि पूरा का पूरा टर्म बराबर है प्रेशर P ऑफ अ वॉन डर वाल्स गैस, या तो ये एक वॉन डर वाल्स गैस का प्रेशर P है। अच्छी बात है, लेकिन यहां तो P एक्सटर्नल लिखा था। अच्छा, तो ये तभी एप्लीकेबल हो सकता है व्हेन P एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस P, और ये कब होता है? ये तभी होता है थ्रू आउट द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो मैं कह सकता हूं कि पहली बात, अगर ये दे रखा है कि ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, तो दो कंडीशंस बहुत आवश्यक हैं। एक, गैस वॉन डर वाल्स गैस हो और वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो। इस इक्वेशन से तो ये दोनों चीजें पता लग जाती हैं कि ये तो जरूर है। अच्छा, और यहां क्वेश्चन में पूछा है दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ए ऑप्शन सिस्टम दैट सैटिस्फाइड वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या वॉन डर वाल्स गैस के लिए ये इक्वेशन लगा सकते हैं? हां, लगा सकते हैं, क्योंकि दिख ही रही है वॉन डर वाल्स गैस है। ऑफ कोर्स दिस कम्स विद एन अजम्पशन, व्हाट, कि ये जो V है ये मोलर वॉल्यूम है। अच्छा, तो ये लिखा तो नहीं है। हाँ, तो चूंकि अगर कोई इसमें झगड़ा करेगा, इसमें संदेह व्यक्त करेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन है कि शायद हम A को त्याग भी दें। तो कायदे में मेरी समझ से तो ये थोड़ी सी झगड़े वाली ऑप्शन हो सकती है, पर मन में फीलिंग आती है इतना लंबा चौड़ा वॉन डर वाल्स लिखा, ये सब लिखा है, तो शायद वो V बार और V के लिए झगड़ा नहीं करेंगे, V को चुपचाप V बार मान के कर लेंगे। बट अगेन A थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा इस पर झगड़ा करता है तो कर सकता है, हम उसको गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां मोलर वॉल्यूम की चर्चा कहीं है नहीं, और V का मतलब मोलर वॉल्यूम एज सच नहीं होता। प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। अच्छा, वो रिवर्सिबल है तो पक्का है, तो ये हर रिवर्सिबल प्रोसेस में लग जाएगी। अब आगे आप आइसोथर्मल करो, एडियाबैटिक करो, तो उसकी कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देना, पर क्या ये लग जाएगी? हाँ, ये तो एप्लीकेबल है सब जगह, तो बी और सी में भी एप्लीकेबल है। डी, इरिवर्सिबल एंड नहीं, सॉरी, इरिवर्सिबल के लिए P और B एक्सटर्नल बराबर नहीं होंगे, तो इसके लिए तो उत्तर ABC है। हाँ जी, ऑल्दो कुछ विद्यार्थी सिर्फ BC के लिए भी कह सकते हैं। ये तब है अगर मैं ये तब है अगर मैं V को V बार, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम मान लूं। अगर ये मानने से मना कर दूं तो आंसर सिर्फ BC रह जाएगा, ऑफ कोर्स। तो ये था आपका मजेदार और प्यारा क्वेश्चन। कौन सा? 7th क्वेश्चन। कैसा है? अच्छा क्वेश्चन कहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये आइडेंटिफाई भी कर लिया है तो ABC ऑप्शंस के एग्जॉस्टिव नहीं है। रिवर्सिबल और वॉन डर वाल्स एक ऑप्शन में नहीं है, और जबरदस्ती यहां आइसोथर्मल एडियाबैटिक भी जोड़ दिया गया है। इससे आपके मन में संदेह जरूर उत्पन्न हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने की पूरी तैयारी करी गई थी, उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है 7th। वंस डन, आइए अब चलते हैं अगले पर। ऑर्गेनिक का शानदार क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट। विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड्स 1 to 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 5 दे रखे हैं और पूछा है इनकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी से संबंधित बातें करी गई हैं। जो क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चे पढ़ रहे थे उनको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। बेसिसिटी का एक ऑर्डर लिखाया था मैंने, द ग्रैंड बेसिसिटी ऑर्डर। इवन ऑनलाइन पे जो हमारा कोर्स था उसमें भी हमने एक पक्का बेसिसिटी ऑर्डर लिखाया है, और यह भी कहा था बच्चों से कि 10-10 बार या 20-20 बार लिख के इसे याद कर लेना, क्योंकि ये जरूर आता है जेईई में। आ गया, और ऐसा नहीं कि इसी साल आया है, हर साल आता है, तो वो आपको पक्का याद होना चाहिए। क्लासरूम में जब बच्चे सामने होते हैं तो लिखवा के चेक भी कर लेते हैं कि लिखा कि नहीं किया और याद किया कि नहीं किया। लास्ट बैच में तो मुझे ध्यान आता है जो हमने पढ़ाया था, बच्चे 3 बार भूले और 3-3 बार ऐसे ओकेजन आए जब उनको सबको पूरी क्लास को 10-10 टाइम्स लिखने को दिया था। उस समय आपके मन में आया भी हो सकता है कि यार सर क्या करा रहे हैं ये। आप देखिए, कम से कम आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा उसके बेसिस पर। ये सारे कंपाउंड
अगर आपको ध्यान हो, ये सब के सब उस बेसिसिटी ऑर्डर में थे जहां जहां आप कंफ्यूज हो सकते थे। PH3 CH या R C ट्रिपल बॉन्ड CH या PHH या CH3H या RH, all of them were a part of that basicity order. Even this one जो aromatic है, अगर आपको ध्यान हो मोस्ट एसिडिक कौन है इनमें, ये इसमें अगर माइनस चार्ज आएगा तो यहां 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 वो 19 कार्बन पर नाच कराएगा। मजा तो है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। यस, है तो ये मस्त एसिडिक, लेकिन sp2 हाइब्रिड कार्बन की एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा आनंद इसको नहीं आता। इसका pKa लगभग 35 के आसपास होता है, विच इज लाइक 30-35 के बीच में, विच इज गुड, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आप उसकी वजह इसको देखेंगे, ये कौन है, यहां पर sp2 हाइब्रिड था प्लस डी लोकलाइजेशन था। ये किसकी बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अगर PH3C पे माइनस ये आ जाए कॉन्जुगेट बेस, तो ये कॉन्जुगेट बेस जैसे आप H निकाल दो, ये हट जाए और यहां लोन पेयर आ जाए, तो ये लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हो जाएगा तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनेंगे, ये sp2 है और डीलोकलाइज्ड है। यहां इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ऐसे, तो ये sp2 बनेगा और साथ साथ डीलोकलाइज भी नहीं होगा, वहीं बैठा रहेगा। तो ये ज्यादा अच्छा है, नहीं ये घटिया है। तो 2 इज पुअर in stability as compared to 1. That means 1 will be more acidic as compared to 2. इसमें अगर conjugate base बनाओगे तो ये sp3 है, ये तो और लेस स्टेबल है। अगर यहां पे माइनस चार्ज लाओगे आप, तब क्या होगा, तब ये एरोमेटिक हो जाएगा। sp2 ही नहीं, डिलोकलाइजेशन ही नहीं, उनके भी पप्पा जी एरोमेटिक हो गए। वाओ, इसका pKa 16 के आसपास होता है। दिस इज हाईली एसिडिक। ये 16 के आसपास है, ये 35 के आसपास है। 10⁻19 गुना ज्यादा एसिडिक है, बावजूद इसके कि इसमें डीलोकलाइजेशन 19 कार्बन पर हो रहा है और यहां पर सिर्फ 5 कार्बन पर। लेकिन एरोमेटिसिटी आने से बहुत मजा आ रहा है। और इसमें H C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा, sp हो गया। एक बार sp हो गया तो मजा आ गया। एरोमेटिसिटी के अलावा any sp इज ऑलवेज बेटर देन sp2। ये सब के सब उस बेसिसिटी ऑर्डर में थे जो हमने क्लास में आपको लिखाया था और बार बार बोल बोल के और धक्के दे दे के रटवाया भी था। ए, उसके बल पर आपका एक क्वेश्चन सही होगा, आपकी रैंक भी सुधर जाएगी अगर आपने वो बात सुन ली थी ध्यान से। तो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक है, हाँ ऑफ कोर्स बात हो चुकी है। कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कहीं भी लगा दो ऑर्थोमेटा पैरा पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही पैदा करेगा, कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर देगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा, तो ओरिजिनल एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा जरूर। एंड लास्ट, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स फॉलोज दिस ऑर्डर। मैं सही ऑर्डर लिख देता हूं, इसमें मोस्ट एसिडिक है फोर्थ के बाद है फिफ्थ। अच्छा, क्यों? एरोमेटिक तो इसलिए और ये sp है इसलिए। उसके बाद नंबर है 1 का और इनसे काफी कम है 1 और 1 से काफी कम है 2 और सबसे बदतर है कौन? 3। जो सही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये है। और क्या ये सही दे रखा है? ये सही नहीं दे रखा है, तो डी गलत है। तो बच्चा लोग, ये था जीओसी का क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन, क्लास में ध्यान से सुना है, शॉर्ट सही हो रहा है बिल्कुल। और अगेन जो अपना कोर्स था, जो अपना ये सुपरविजन कोर्स, उसमें भी ऑर्डर दिया था 25% स्कोर बूस्टर था, उसमें भी एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज शामिल थी, इनकी बेसिसिटी स्ट्रेंथ वगैरह के ऑर्डर की बात थी। अगर आपने ध्यान से देखा है, अगर आपको याद रह गया है, तो बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन बन गया है। आगे चलते हैं। ओ वाह, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की खासियत ये होती है वो बड़े भव्य दिखते हैं। जैसे इसको देखिए आप, द रिएक्शन स्कीम शो इज शोन बिलो, QRS आर द मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है, द करेक्ट स्ट्रक्चर्स आर। आपके पास एक सुंदर क्वेश्चन है, मैं सामने से हट जाता हूं ताकि आप पूरा देख सकें अच्छे से। और एक बार आप इसकी झलक देख चुके हैं, चाहेंगे तो स्क्रीन रोक लीजिएगा, हम जा रहे हैं अगले पेज पर जहां थोड़ी जगह है, जहां हम इसे सॉल्व कर सकें। तो देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं।
अच्छी बात है। कंपाउंड कौन सा है मैं एक बार लिख के बताता हूं। आपके पास शानदार बेंजीन रिंग है और यहां 5 मेंबर रिंग है, 2 मिथाइल और यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल। बाप रे, टर्शरी ब्यूटाइल विशाल राक्षसी ग्रुप है और ये एकदम अपना पूरा झाड़ू की तरह फैला रहता है और हिलता डुलता रहता है। तो प्लीज नोट कि वो इस लोकेशन को और इस लोकेशन को स्टेरिकली हिंडर कर देगा। यहां पर तो कोई आने का दुस्साहस नहीं करेगा और ये तो पागल है, क्यों, आजू बाजू दोनों तरफ से मार पड़ रही है इसको, इसलिए अगर ये आएगा, अच्छा तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा, AlCl3 से मान लीजिए जुड़ा और ये खुल गया। अच्छा तो क्या होगा, आपके पास असाइल कैटायन बनेगा और ये जो असाइल कैटायन है COCH2CH2 COCH2CH2 और फिर COO और फिर ये AlCl3 के साथ तो जुड़ा ही है। ऑफ कोर्स इस तरह से आपके पास इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। यहां और यहां आ नहीं सकते, एरोमेटिक रिंग में और कहीं जगह नहीं है, एकमात्र जगह जो बची है उसके पास वो यही है। तो COCH2 CH2 COO इस तरह से आपके पास जब सब्स्टिट्यूट होगा तो ऑफ कोर्स यहां H+ लग जाएगा, तो आप देखेंगे COOH इस तरह से बन जाएगा। सॉरी, ऐसे। ये क्या बना, ये हमने बना दिया Q, आखिर Q। जिंक अमालगम कॉन्क HCl फिर H3PO4। जिंक अमालगम कॉन्क HCl क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या करेगा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन इसको हटा देगा। एक मिनट, हमने Q बनाया है, Q की चर्चा कहीं है, देख लीजिए। हाँ, यहां SRTQ आप देखें बिल्कुल मैच कर रहा है, COCH2CH2COH COCH2CH2COH, यस। तो Q सही है, Q तो सही लग रहा है, मिटा क्यों दिया। अब ये वहीं से क्यों, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, अपने पास जगह कम है और इसी स्पेस को आगे सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। जिंक अमालगम कॉन्क HCl का मतलब है कि आप यहां क्लेमेंसन्स रिडक्शन करा देंगे, मतलब यहां पर ये बन गया CH2। अच्छा, और फिर H3PO4 का मतलब हुआ आपने फिर से इसको प्रोटोनेट किया, इसको निकाला, यानी कि आपने CH2 जो दुम है इसे CH2CH2CO+ आपने फिर से इसको असाइल कैटायन बना लिया, 1 2 3 4 इस तरह से। वाह, तो क्या करेगा ये, यहां तो आ नहीं सकता, यहीं जा सकता है। तो यहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस थी, बाहर से आने वाले को दिक्कत थी और मुड़कर ही आना है, उसी मॉलिक्यूल में तो इतनी दिक्कत नहीं होती। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई आपके सिर पे हाथ रख दे या आप ही अपने सिर पर हाथ रख दें, तो आपके लिए अपना हाथ टर्न करके रखना ज्यादा आसान है। कोई हर रास्ते चलते आपका सिर छूता रहेगा, आप अलाउ भी नहीं करेंगे, आपको पसंद भी नहीं आएगा, और आप मूव कर रहे हैं अलग, उसका हाथ चल रहा है अलग, तो डायरेक्ट टच करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर आप चल रहे हैं, आपका हाथ साथ साथ चल रहा है, जब चाहे खोपड़ी पे हाथ रख दीजिए भस्मासुर की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपके पास यहां पर कैटायन बन गया है, कैसे, यहां ऐसे, तो आप पाएंगे कि ये जो है यहां पर अटैच हो सकता है। अगर अटैच होगा तो क्या बनाएगा, आइए देखते हैं। आपको मिलेगा, ये साइड में इतनी बड़ी सी चीज क्या है, ये टाइम पास है, बढ़िया रखा हुआ है, क्या दिक्कत है। और आपको 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग मिल जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये क्या हो गया, ये हो गया R। कहीं R है, हाँ ये है, मैच कर रहा है, नहीं, यहां तो इधर C डबल बॉन्ड है, अपने पास तो इधर है, तो ये R तो मैच नहीं कर रहा, हटा दीजिए। आगे तमन्नाएं, जी हाँ, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अटैक, आक्रमण, क्या होगा, ग्रिग्नार्ड यहां पर आक्रमण करेगा और आपको मिलेगा O- और CH3, एसिड डालेंगे OH बन जाएगा, ठीक है। फिर H2SO4 हीट, H2SO4 और हीट का फल क्या होगा, वेल H2SO4 डिहाइड्रेशन करा देगा, और अगर ये पानी निकल गया इस तरह से तो OH और H एक ही जगह है, यहीं से निकलेगा, मस्त कॉन्जुगेटेड भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका सो कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। ये कुछ भी नहीं है,
यहां पे एस है, ये आर की बजाय आपने बना लिया है अब एस। एस के दो ऑफर्स हैं हमारे पास, कहां बनेगा आप ये देखें, ये इधर जहां टर्शियरी ब्यूटाइल जुड़ा है उसके बाजू में कॉन्जुगेटेड होगा और मिथाइल ये है। क्या ये उल्टी तरफ बनेगा? इस तरफ नहीं बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा। तो सही आंसर है डी। वाओ, एक गलत है, ऑफ कोर्स गलत है, तो बी डी इज द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल देखने में बहुत बड़े हैं, डरावने लगते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, हद से हद मॉडरेट, वो भी इसलिए क्योंकि डरावना दिख रहा है, लुक्स खतरनाक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समराइज करता हूं एक बार। आपको देखना है कि ये लोकेशन और ये लोकेशन स्टेटिकली हिंडर्ड है, फर्स्ट अटैक यहां होगा, फिर इंट्रामोलिकुलर अटैक सेकंड यहां पर होगा। सीधे इस कंसेप्ट को पकड़ के चलते जाएं और बहुत ही मजे से फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन का ये क्वेश्चन एरोमेटिक से आराम से आपसे हो जाएगा। राइट, चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू वेल द वेरी नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का है और मजे की बात है, आसान क्वेश्चन है। क्या है आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, FeCl4 माइनस हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ FeCl4 माइनस में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, क्या है, आयरन इज प्रेजेंट एज +3। अगर आयरन +3 है तो 1 2 3 4 5 D5 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। क्लोराइड कैसे हैं? क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग करा पाएंगे? नहीं। बाहर बैठेंगे? जी हां। तो sp3 यस, टेट्राहेड्रल बिल्कुल फाइन। फिर सी ऑप्शन है FeCl4 माइनस हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन दिस। दूसरी चीज बड़ी खतरनाक क्या दिख रही है, कोबाल्ट के साथ En, 2 अमोनिया 2 क्लोराइड, En नाइट्रोजन डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2 वीक फील्ड है क्लोराइड और 4 मॉडरेट टू स्ट्रांग फील्ड है En और अमोनिया। कोबाल्ट +3 वैसे भी लो स्पिन होना चाहता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है CO En NH3 होल ट्वाइस Cl2+, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? कोबाल्ट तो एक्वा से स्ट्रॉन्गर जो भी लिगेंड्स हैं उनके साथ भी कोबाल्ट +3 बहुत मजे से लो स्पिन हो जाता है। अच्छा, इसका म्यू कितना हो जाएगा? ये D6 है, इसका म्यू 0 हो जाएगा और यहां पे इसका म्यू कितना है? √NN+1 या NN+2 विच इज √35। तो क्या इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है आयरन वाले में बजाय इसके? जवाब है हां, बिल्कुल, ये तो है ही सही। अरे बी ऑप्शन आपने देखी नहीं, देख लेते हैं। डी पहले देख लें। दिस हैज sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, ये लो स्पिन है। कैसे? आप ये देखें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से था और D2 sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन था। तो क्या डी सही है? डी सही नहीं है, बी ऑप्शन बची हुई है। आइए देख लेते हैं। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं इसके, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखते हैं दावों में सच्चाई है या नहीं। एक मिनट, आंसर्स क्या थे? ए सही था, यस, सी सही था, यस, और डी गलत था, बिल्कुल, बी देखना था। एक बार बना के देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। हाथ कंगन को और सीख, पढ़े लिखे को फारसी क्या बकवास है, खाली डायग्राम बना रहा हूं, तब तक टाइम पास कर रहा हूं। देखते जाइए। En कैसे बनाएंगे? En को तो आप जोड़ लीजिए जैसे जुड़ रही है, बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो तो आ गई। आपके पास 2 अमोनिया हैं और 2 क्लोराइड हैं, तो या तो दोनों अमोनिया ट्रांस हो और क्लोराइड सिस हो, या क्लोराइड ट्रांस हो और बेचारी अमोनिया सिस हो, या क्लोराइड और अमोनिया दोनों सिस हो जाएं, कोई ट्रांस ही ना हो। ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही हैं बाबू। कितने हैं? क्या ये 2 हैं? नहीं, ये 3 हैं। अरे वाह, तो क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। इट हैज 3। जो बहुत सनकी है वो कह सकते हैं 3 है तो 2 तो होंगे ना। हाँ ठीक है, लेकिन वो कोई बकवास लॉजिक है, वो ठीक नहीं है। यहां पर क्या है? AC। इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि आपके अगर 2 भाई हैं तो आपका मेरे तो एक ही भाई है। क्यों? अरे 2 हैं तो एक तो होगा ना। अरे पर एक और भी तो है, उसे मतलब उसको छोड़ थोड़ा देंगे अपन, है ना। वैसे ही सारे गिनने पड़ेंगे। AC इज द करेक्ट आंसर। 10 देखिए, ये कैसा है? अच्छा,
ये तो अभी एडजस्ट करके चुके हैं हम। 11 देखिए, 11 शायद पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये बार बार मैं कहता रहा कि ये इस प्रोफाइल के जो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हैलोजेंस हैं क्वेश्चन हमेशा आते हैं, फिर से आके नालायक। देखिए, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बच्चों को अच्छा ये फायदा होगा अगर आपने मेरी बात सुनी थी। मैंने यूट्यूब चैनल पर भी बताया था कि डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हैलोजेंस हमेशा पूछते हैं, पूछ लिया। अपने कोर्सेज में 25% स्कोर बूस्टर में भी और 15 डे स्कोर बूस्टर जितने भी थे उनमें भी बार बार अपन ने इस पर स्ट्रेस किया था, आ भी गया। देखिए ये है, द हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। कौन कौन से हैं मेरे पास? है OCl माइनस, मेरे पास है ClO3 माइनस, और मेरे पास है ClO4 माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, यहां माइनस चार्ज O पर है, यहां माइनस चार्ज डी लोकलाइज्ड है। अच्छा, वो कहां फैला है? वो सबके ऊपर फैला हुआ है, वो यहां 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 सब जगह स्प्रेड है। यहां तो और मजेदार है, वो इन सबके ऊपर स्प्रेड है। अच्छा, तब तो बहुत शानदार है। बिल्कुल, जितने बड़े वॉल्यूम पर फैला है माइनस चार्ज, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इन सब में सबसे अच्छा बेस ए है। हाँ सही है, OC। शेप ऑफ ओनली क्लोरेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर। लोन पेयर इसी के पास है, इस पे तो लोन पेयर नहीं है, और इसके पास दो ही एटम है, दो एटम है तो लीनियर ही होगा, लोन पेयर का कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई इंफ्लुएंस नहीं होगी। बी सही है, सही है। सी, OCl minus and chlorate ions disproportionate to give rise to identical set of ions, inorganic. And last, hypochlorite ions oxidizes the sulfite ion. अब यहां से बॉन्डिंग से हटके ब्लॉक केमिस्ट्री पर आ गई है पब्लिक। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। दो रिएक्शंस हैं। OCl माइनस जब डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं हीट करने पर तो बनाते हैं Cl माइनस और ClO3 माइनस। ClO3 माइनस मुश्किल से डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, पर अगर कर जाते हैं तो बनाते हैं ClO4 माइनस और बेसिक मीडियम में देते हैं Cl माइनस। सेम सेट ऑफ आयंस हैं क्या? क्लोराइड आयन सेम है, पर ये तो सेम नहीं है। अच्छा, तो ये तो गलत है। अच्छी बात है, हो सकता है आप कहें ClO3 माइनस आगे भी चला जाएगा, तो वो ClO3 माइनस का डिस्प्रपोर्शनेशन है, पर OCl माइनस तो यही दे रहा है बिल्कुल बकायदा। तो ये नहीं कह सकते कि सेम सेट ऑफ आयंस मिलेंगे। एंड लास्ट, OCl माइनस SO3 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा। जी हां, बनाएगा Cl माइनस और ऑक्सीडाइज करके इसको बनाएगा SO4 माइनस। तो ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ABD सही आंसर है। आबाद ABD। 12th को देखिए। This question again is a beautiful one which comes from solid state. The cubic unit cell structure of a compound containing cation M and anion X is shown here. आप देखें क्यूब है और क्यूब में लोकेशन देखिए गौर से, कौन सी है? एज सेंटर, एज सेंटर पर है X, और कितने? 4 एज सेंटर पर हैं, तो एक पर होगा 1/4 और टोटल है 4, यानी कि एक क्यूब के अंदर 4 X हैं, ऐसा दिखाया है। अच्छा, और अगर आप देखेंगे फेस सेंटर, फेस सेंटर पर कौन है? M, कितना होगा? हाफ हाफ, और ऐसे ऐसे दो हैं, अगर ऐसे ऐसे दो हैं तो कितना आ जाएगा? M, ऐसे। इज इट फाइन? बोला है द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड कंटेनिंग cation M and anion X is shown below. ठीक है, when compared to the anion, the cation has smaller ionic radius. Choose the correct statements. Fine. एक क्यूब के अंदर वैसे अगर आप देखें तो प्रतीत होता है जितना फिगर में दिखाया हुआ है, अगर सिर्फ वैसे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आपके पास एक M है और एक X, and empirical formula does appear like MX. Cation M and anion X have different coordination geometries. तो आप देख सकते हो जो M और X का रेशियो आ गया वो आ गया MX,
पूछा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज mx, yes this is correct. Cation M and anion X have different coordination geometries. ना आप देख सकते हो अगर रेशियो 1:1 है तो जितने X आयंस M को सराउंड करेंगे उतने ही M आयंस X को सराउंड करेंगे, जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. तो B is sorry not correct, B is wrong. C, the ratio of mx bond length to the cubic unit cell edge length is 0.866. ये निकाल के देखना पड़ेगा. अब निकाल लेते हैं कैसे, आइए देखते हैं. अगर इस डायग्राम को भी आप देखें तो इसमें यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां कौन सा है, अगर आप एक छोटे से इस मिनी क्यूब को देखें, क्या है ये एक छोटा सा क्यूब है जो हमने यहां पे बनाया हुआ है, ऐसे इसको ऐसे. तो क्या आप देख सकते हैं कि इस क्यूब की डायगोनल है, ये इस मिनी क्यूब की डायगोनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. यहां से यहां जो डिस्टेंस है m और x का जो डिस्टेंस है वो इस छोटू क्यूब की डायगोनल है. छोटू क्यूब की एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ है a/2 और एज लेंथ इंटू √3 हो जाती है बॉडी डायगोनल. अच्छा, तो बस ये क्या गया, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ, दिस इज डिस्टेंस mx. तो डिस्टेंस ऑफ mx डिवाइडेड बाय एज लेंथ a इज √3/2 और √3/2 कितना होता है, दैट इज 0.866. तो रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू क्यूबिक एज सेल लेंथ 0.866 आ गया. यस आ गया. तो a सही है, हाँ, और c सही है बिल्कुल. और d देखते हैं, द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन टू एनायन इज 0.414. हमें कोई सूचना क्वेश्चन में नहीं दी गई है कि किस तरह की फिटिंग है, आयंस टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत अधूरी सूचनाएं हैं. सच तो यह है कि इनके आधार पर कुछ भी कंक्लूसिवली कहना संभव नहीं होगा. तो सेइंग दैट डी इज करेक्ट वुड बी अ बैड आइडिया. द करेक्ट आंसर्स आर ए एंड सी. AC is the correct answer. And this brings us to question number 13, and this question comes from practical chemistry. टाइट्रेशन का है, बढ़िया क्वेश्चन है. एक छोटी सी ट्रिक है, एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पॉइंट भी जेईई ने इसमें लिया है. अगर आप उसको निग्लेक्ट कर देंगे तो बहुत आराम से गलत हो जाएगा. दे रखा है 5 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोल्स पर लीटर, यानी कि 0.5 मिलीमोल्स हैं किसके, ऑक्सैलिक एसिड के, are taken in a conical flask and they are titrated against NaOH using phenolphthalein indicator. phenolphthalein 8 से 10 की pH रेंज में कलर बदलती है. ऑक्सैलिक एसिड ठीक ठाक है, बढ़िया एसिड है. आप पाएंगे ऑक्सैलिक एसिड को अगर आप पूरा दोनों H+ निकाल लेंगे, Na2C2O4 बना देंगे, तब जाकर फिनोल्फथलीन कलर चेंज करेगी. तो दोनों H+ देने पड़ेंगे इसे. इसका मतलब 0.5 × 2 यानी कि 1 मिलीमोल H+ समर्पित करेगा कौन, ऑक्सैलिक एसिड. तो उतने ही मिलीमोल NaOH की आवश्यकता होगी. ठीक है, तो मिलीमोल्स ऑफ NaOH, मिलीमोल ऑफ NaOH ये कितना है, 1, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH. फाइन, वॉल्यूम ऑफ NaOH तो हमें दे रखा है और हमें कंसंट्रेशन ऑफ NaOH निकालना होगा. अब मजे की बात है, वॉल्यूम 12.5, 10.5, 9, 9, 9 ऐसे दे रखा है. तो क्या एवरेज ले लें ना, ये पायलट रीडिंग्स हैं. आपको पहले 1-1 ml ब्यूरेट से टपकाओ, जब कलर चेंज होता है रुक जाओ और फिर धीमे धीमे ड्रॉप करते आओ जैसे, और फिर उसके बाद ढंग से एक्यूरेटली नाप लो. तो ये जो रफ रीडिंग है, पायलट रीडिंग्स हैं, ये कूड़ी है, इनको छोड़ दीजिए. कर्म की कौन सी हैं, कर्म की ये हैं, वही एग्जैक्टली रिपीट हो रही है. टाइट्रेशन बहुत एक्यूरेट मेथड है कंसंट्रेशन नापने का. आप इनको नेग्लेक्ट करके सिर्फ इनको चुनेंगे तो वॉल्यूम ऑफ NaOH 9 ml आएगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, वाओ, ये कितना हो जाएगा, 1 मिलीमोल अपॉन 9 ml विच इज 0.111 मोलर. 2 डिजिट्स तक देनी है डेसिमल के बाद, फिर ट्रंकेट कर देना है 0.11 मोलर. ये है हमारा प्यारा सा उत्तर. राइट, चलिए इसी बात पे आता है अगला प्रश्न.
कंसिडर द रिएक्शन। और ये शानदार क्वेश्चन है, मजेदार है, देखने लायक है, जेई ने बिल्कुल दिल निकाल के रख दिया है इसमें। कैसे, देखिए आपको भी आनंद आएगा। कंसिडर अ रिएक्शन ए गिविंग यू बी। बच्चे कहते हैं कि हमारे तो प्राण निकल गए, आपको खुशी हो रही है देखकर, कंसेप्ट अच्छा है, प्यारी चीज है। ए रिएक्शन में है, इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, बी के साथ। 1000 केल्विन टेम्परेचर है एट टाइम टी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 केल्विन। ठीक है, तो पहले 1000 केल्विन पे था, ठीक है, और फिर टेम्परेचर 2000 केल्विन तक बढ़ा दिया गया। माय गॉड, एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम। पहले एक इक्विलिब्रियम था, फिर दोबारा आया। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार। तो ए तो 1000 केल्विन पर भी है 1 बार, और 2000 केल्विन पर भी है 1 बार। अच्छा, और बी कितना है, बी अगर आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का तो ग्राफ दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना, 10 बार। शुरू में 1000 केल्विन पर कितना था, 10 बार। तो K1 1000 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम विच इज 10/1 विच इज 10। अच्छा, और पार्शियल प्रेशर और ये K2 ये क्या है, दिस इज, एक मिनट देखते हैं, आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया फिर ऊपर गया, फिर डिप मार के नीचे आया, बहुत बीतते हुए वक्त के साथ जो कंसंट्रेशन है वही ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। ये तो इंस्टेंटेनियस बढ़ गया था, फिर कम हो गया, कितना है, 100 बार। तो ये हो गया 100 बार अपॉन 1 बार विच इज 100। K1 10 था, हां जी, और K2 100 हो गया। बिल्कुल ग्राफ से यही चीज हमको पढ़नी आनी है। और पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट 1000 to 2000। ठीक है, नाउ डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K1 T1, डेल्टा G2 नॉट इज माइनस RT2 ln K2। डिवाइड कर दीजिए, रेशियो कितना जाएगा, T1 अपॉन T2, 1000 बाय 2000, ln 10 by ln 100। 100 is 10 square, ln 10 ln 10, 10 10 कट गए, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 विच इज 0.25। सुंदर प्रश्न आपके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मो का सुंदर बढ़िया हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ग्राफ का भी तड़का जे ने लगाया है, देखने लायक है। अब बात होगी 15th की। 15th भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो और थर्मो को बहुत मनोरंजन के साथ मिक्स किया है, अगेन दर्शनीय है, देखिए हमारे साथ। सॉरी, consider a 70% efficient hydrogen oxygen fuel cell। माय गॉड, फ्यूल सेल है जो H2 और O2 के ऑक्सीडेशन से बनाता है पानी, और आपको 2 हाफ रिएक्शन दे रखे हैं। अगर आप हाफ रिएक्शंस को जोड़ेंगे, कैसा है इसमें, अगर नीचे वाले को उल्टा कर दीजिए, H2 गिविंग यू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, E0 इक्वल 0, और इसका वाला है हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2H2O, या सॉरी सिर्फ 1H2O, E0 है 1.23 वोल्ट। प्लीज नोट, रिएक्शन को हाफ करेंगे तो वोल्टेज हाफ नहीं होगी, वोल्टेज वैसी ही रहेगी। जोड़ के देखिए, रिएक्शन आता है H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O, E0 सेल आ जाएगा 1.23 वोल्ट्स। अच्छी बात है, E0 सेल, और इसी रिएक्शन को यूज किया है। जो अवेलेबल वर्क है डेल्टा G0 is minus NF E0, and this is equal to, this is also equal to available energy या non PV वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। ये था मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क, इतना ला सकते थे माइनस NF E0। N मोल्स कितने, यहां पे N कितना है ध्यान दीजिए, पर मोल में देखेंगे तो यहां N की वैल्यू है 2, तो -2 इंटू F इंटू E0। ध्यान रखना, यहां N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है यहां पर। और इनफैक्ट यहां पे बोला है हाइड्रोजन कितनी है, कंजम्पशन ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन के कंज्यूम हुए हैं तो आप देखिए एक तरह से ये कितना हो जाएगा, अगर आप एक्यूरेट पर मोल में नहीं डायरेक्ट निकालना चाहते हैं सीधे, तो -2 × 10⁻³। ध्यान दीजिए इस पर, हाइड्रोजन के जितने मोल थे उसके दुगने मोल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, इसलिए ये आ गया n × F 96500 कूलम्स पर मोल into E naught is 1.23 volts। इतने जूल्स आ जाएगी फ्री एनर्जी चेंज। किस में हुआ है, ये तब हुआ है जब उस सेल ने काम किया है। ये मैक्सिमम पीवी वर्क था या इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता था, उसका 70% ही हमको मिला है। तो वर्क डन है इसी का 70%, मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स पॉजिटिव हो जाएगी। तो 0.7 × 2 10⁻³ को यहां ले लें तो 96.5 × 1.23 जूल्स। अच्छी बात है, विशाल श्रृंखला है संख्याओं की, रखे रहते हैं इसे। ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन। अच्छा, अब आगे क्या दे रखा है, तसल्ली नहीं हुई यहां पर, अभी तो यहां पे इलेक्ट्रो चल रही थी, अब थर्मो आती है। इट इज यूज्ड टू कंप्रेस 1 मोल, अभी 1 मिलीमोल छोड़ देना, अभी 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। और इतना काफी नहीं है, यही वर्क यूज किया गया किसमें, आपको आपने एक मोनोटॉमिक 1 मोल आइडियल गैस को कंप्रेस करने में। नाउ डेल्टा E इज Q + W, एडियाबैटिक है तो Q 0 हो जाएगा। और वर्क डन तो हम यहां से ले रहे हैं कि इतना वर्क डन है, और डेल्टा E इज N CV डेल्टा T which is NR डेल्टा T अपॉन गामा दी पहलवान -1, राइट। तब क्या जाएगा आपके पास, तो देयरफॉर डेल्टा T हमसे पूछा है, दिस इज गामा -1 अपॉन NR टाइम्स W। गामा मोनोटॉमिक है 5/3, 5/3 -1 होगा 2/3 अपॉन NR। मोल ध्यान रखना 10⁻³ मोल पहले वाले क्वेश्चन में थे, इसमें 1 मोल है, तो 1 मोल इंटू R है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। और W ये लंबी चौड़ी श्रृंखला है, कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1.4 × 96.5 × 1.23 जूल्स में आ गया केल्विन। निश्चित रूप से ये मर्मांतक है, कातिलाना है। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ वेरी प्लेजेंट इक्वेशन टू लुक एट, और स्पेशली न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको एक बार तो थोड़ी सी हैरानी होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, यही जीना इसी का नाम है, करते हैं। आपके आनंद के लिए छोटे छोटे हिंट्स दे सकता हूं, जैसे आप चाहें तो 8.314 R को अप्रोक्सीमेटली 25/3 लिख सकते हैं, तो ये 2/3 था। एक रफ क्लोज टू द वैल्यू निकाल सकते हैं, बट बाकी कैलकुलेशन तो ढंग से करनी पड़ेगी। 8.314 दिस इज 25/3, 3 काट देंगे। ऊपर 1.23 को अगर हम 1.25 कर दें तो ये थोड़ा सा प्लेजेंट लग रहा है, काट कूट देंगे अपन, है ना। 1.4 और 96.5, ये दो हमारे पास अभी कब्जे में है। वेल 25 5s are 125, so this is 0.05, 0.05 into 2, 0.1, so this is 1.4 into 9.65। अच्छा, 9.65 को अगर मैं 10 कर दूं बढ़ाकर और उसको थोड़ा सा घटा दूं, कितना, 0.35 बढ़ाया है। अच्छा, 0.35 कितना हुआ, 1/30, तो 1/30 कम कर दूं तो 1.11, तो ये कितना हो जाएगा लगभग, दिस इज, अगर ये 10 होता तो 40 लगभग 11 के आसपास आ जाएगा, 11 12 अराउंड 11 12 के आसपास आ जाएगा। इतने केल्विन वुड बी द चेंज इन टेम्परेचर। एक्यूरेट वैल्यू ऑफ कोर्स वो भी चाहिए कि अपने सॉल्यूशंस में दे रखी है एग्जैक्ट, वहां से आप देख सकते हैं। दिस इज द आंसर एंड दिस गिव्स अस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और है, क्या न्यूमेरिकल आंसर टाइप में एक्यूरेट डाल सकते हैं? नहीं,
सॉरी अप्रोक्सीमेट डाल सकते हैं, नहीं वहां प्रॉपर ढंग से कैलकुलेशन करके देना होगा। मैं तो एक रफ वैल्यू निकाल कर आपको दिखाते हैं। चलिए 16 बहुत ही आसान और प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मोल कंसेप्ट का है। एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड हाउ स्वीट रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है। What is the volume of hydrogen produced at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure when 5.4 grams? Please note 5.4 grams एल्यूमिनियम के, यानी कि 0.2 मोल्स हैं एल्यूमिनियम के, और 50 ml ऑफ पॉइंट और 5 मोलर, यानी कि 50 इंटू 5 मिलीमोल्स कितना गया? 250 मिलीमोल्स या 0.25 मोल्स हैं आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? एल्यूमिनियम या सल्फ्यूरिक एसिड? 0.2/2, 0.25/3 ये लिमिटिंग है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितना सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा उतनी हाइड्रोजन बनेगी, तो 0.25 मोल्स बनेगी हाइड्रोजन। पूछा है वॉल्यूम कितना होगा? आसान है, V इज nRT/P। मोल्स कितने हैं? 0.25, R है 0.082 और टेम्परेचर है 300 केल्विन, और प्रेशर कितना है भाई? प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। आसान है, खाली एक मामूली मल्टीप्लिकेशन ही तो है। और वैसे अगर आप देखें 0.25 कितना है? 1/4। थोड़ी सी यहां जगह है, यहां कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 8.2 अपॉन 4 इंटू 3 ये आ गया है। 4 2 ज़ा 8, 2.05 इंटू 3 विच इज 6.15। वाह, बढ़िया से एक्यूरेट आंसर आ गया 6.15। आसान था, राहत। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा मतलब टफ है नहीं, ये बड़ा रिलीफ वाला, बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है। मेरे पास है U238, लोग एटम बनाया करते हैं इससे टाइम पास के लिए, और इसको डिके कराया गया है। बोल रहे हैं कि 20682 लेड इससे बनती है। अच्छा, इससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और जाहिर सी बात है थोड़े से बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं। कितने? बैलेंस करने पे चेक कर सकते हैं। मास इलेक्ट्रॉनों का तो होता नहीं, सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स और लेड का है। 38 और 206 फर्क है 32 का। 8 4 ज़ा 32। अच्छा, और 92 से यहां 82 है और यहां 16 है, तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। तो बैलेंस्ड न्यूक्लियर इक्वेशन आपके सामने है। A rock initially contained so many grams of uranium. Fine. इतने ग्राम्स हैं यूरेनियम के, तो 68 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 238 इतने मोल्स हैं यूरेनियम के। ठीक है। If the number of alpha particles that it would emit during its radioactive decay in 3 half-lives is इतना, 3 half-lives। 3 half-lives में कितना हुआ? ओरिजिनल अगर n एटम्स थे तो n/2 का n/2 का n/2 n/8 बचे हैं, तो 1/8 हो जाएगा 3 हाफ-लाइव्स में। इसका मतलब 7/8 डीके हो गया है। इतने मोल्स थे इंटू 7/8 इतने मोल्स डीके हो गए हैं, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है? ये एटम्स हैं जो डीके हो गए हैं, और जितने एटम्स डीके होंगे, एक एटम छोड़ता है 8 अल्फा पार्टिकल, तो दिस इंटू 8 ये क्या आ गया? यह है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय यूरेनियम। क्या करेंगे? कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, काट डालो। काट दिया। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर दीजिए। ये 68 जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और 28, 7 4 ज़ा 28, 34 2 ज़ा 68। अरे वाह, बहुत ही सुंदर वैल्यूज हैं, धड़ाधड़ कट रही हैं। और कितना आ जाएगा ये? 6 2 ज़ा 12, तो दिस इज 12.046 इंटू 10⁻17 या 1.2046 इंटू 10⁻18।
2 डेसिमल की वैल्यू तक रखना होता है, तो z इज इक्वल टू 1.2 आ गया। आप देखें पेपर के अंत तक आते आते थोड़ी राहत मिल रही है। अगर आप बीच में बड़े बड़े थर्मो और इन सब के क्वेश्चन से थोड़ा त्रस्त हो गए थे, दिस कम्स एज अ वेरी प्लेजेंट रिलीफ। एंड नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन and a reasonably beautiful question of paper 1. क्या है ये? देखिए, in the following reaction a compound Q, आखिर Q is obtained from P via an ionic intermediate. अच्छी बात है। What is the degree of unsaturation of Q? आप ये देखिए, सिंपल सा है, कंपाउंड दे रखा है, बड़ा स्पेशल है, बेंजीन रिंग जिसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, भयंकर कॉन्जुगेशन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर रहे हैं इसे। अच्छा, क्या करेंगे? COOCH3 और यहां पर है PH और यहां भी है PH और PH, मस्त कॉन्जुगेशन वाला ये कंपाउंड है। कौन H2SO4 जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, प्रोटोनेट कर देगा और ज्यादा से ज्यादा अगर इसे नोच के निकाल लेगा, जैसे पानी है वैसे मिथेनॉल भी हट गई, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या बना रहे हो? जो छोटे छोटे पीएच लिख दिए थे उनको साफ साफ पूरी भव्यता के साथ बेंजीन रिंग के आकार में बना रहा हूं। ये बच गया आपके पास। वाह, क्या कॉन्जुगेशन में है? जी हां, अगर आप देखेंगे कि यहां से ये डिलोकलाइज होगा, फिर यहां से आएगा, यहां सारे जहां में फैल जाएगा। एक्सटेंडेड विराट कॉन्जुगेशन अगर है, एक तो पहली बात है कैटायन काफी स्टेबल हो जाएगा, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण कलर आ सकता है, लगभग हमेशा आ ही जाता है, उसी कारण से कलर्ड भी है, आयनिक है, कॉन्जुगेटेड है, कलर्ड है, बिल्कुल बढ़िया है। ये है हमारा आयनिक इंटरमीडिएट। पर आखिर क्यू क्या है? वेल, और तो कुछ जिंदगी में बचा नहीं, अब यही हो सकता है यहां से अटैक करवा ले। अच्छा, और किससे? इस एटम से जुड़ जाए। अगर ऐसा होगा, वाओ, तब क्या होगा? आइए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पीएच ये तो है ही सही, और मेरे पास था CO और अगर आप देखें तो बस ये इस तरह से जुड़ जाएगा, एक 5 मेंबर रिंग और बन गया। अच्छा, तो कितने बेंजीन रिंग हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 4 बेंजीन रिंग हैं। हर बेंजीन रिंग की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 4। तो 4 × 4 16, तो ये हो गई। एक नई रिंग ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, तो 18। पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q क्या होगी? जवाब है 18, 18 होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q। तो बच्चों, इसी के साथ JEE 2020 एडवांस केमिस्ट्री के पेपर 1 की कथा समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और वैसे भी ये जो पेपर के सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस, ये उनके तो काम आते ही हैं जिन्होंने जस्ट JEE दिया है। ये बहुत ज्यादा काम है आने वाले कई वर्षों के लिए। वो सारे बच्चे जो इन सॉल्यूशन के माध्यम से पुराने JEE के क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा लक्ष्य भी डिस्कशन करने का यही रहता है कि आप इनके माध्यम से जितनी ओरिजिनल सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें, जितना सीख सकें, उतना अच्छा है। दैट्स इट। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।